हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमने मूलों के अस्तित्व के बारे में पढ़ा था। मूलों की प्रकृति पढ़ी थी तीन प्रकार की। फर्स्ट थी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो वास्तविक भिन्न होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो मूल समान और वास्तविक होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ऋणात्मक आता है तो मूल कौन से होंगे? काल्पनिक। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक, उसके बाद हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये 5 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखो, इन्हें बस किससे करना है? द्विघाती सूत्र से। तो आप इन सब की तुलना किससे कराओगे? द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण से इसकी तुलना कराओगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो a की वैल्यू निकलेगी 9, b की 7 और c की -2। इसे आप आराम से कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लो पहले आप। उसमें निकलेगी a की वैल्यू √2, b की 7 और c की 5√2। ये भी आप कर लोगे। फिफ्थ की वैल्यू में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5। ये भी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद बचता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 6। आप देख रहे हो यहाँ पर डायरेक्ट द्विघात समीकरण नहीं दी हुई है। हमारे पास एक क्वेश्चन पहले आया था, निम्न समीकरणों को पहचानिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इनके द्विघाती सूत्र लगा के हल प्राप्त करेंगे। तो आप थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x + 1/x = 3। ठीक, यही है क्वेश्चन। तो इसका सबसे पहले एलसीएम ले लो। क्या है एलसीएम हमारे पास? x। ठीक, x एलसीएम आया तो x में 1 का भाग दोगे x बार, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा। ठीक, x को x से एक बार और ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक, अब इसको वज्रगुणन इधर करोगे तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करने पर x² + 1 और x को इधर करोगे तो 3x, यही आएगा। उसके बाद x² पूरी समीकरण को एक तरफ ले जाओ, -3x + 1 = 0। ठीक, यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास? a की वैल्यू क्या निकली? 1, b की वैल्यू कितनी निकलेगी? -3 और c की वैल्यू कितनी निकली? 1। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? मूलों के अस्तित्व की जांच करेंगे। b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो b कितना है? -3 का होल स्क्वायर प्लस 4, और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। तो -3 का जब होल स्क्वायर करोगे आप तो माइनस का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, और इधर प्लस 4 को 1 से करोगे तो 4, कितना आ गया? 13। ठीक, तो 13 जो है हमारे पास, तो 13 क्या है हमारे पास? b² - 4ac की वैल्यू। तो इन तीनों में से कौन सी है ये वैल्यू? धनात्मक। तो कौन सी है? फर्स्ट वाली। फर्स्ट कंडीशन है b² - 4ac 0 से बड़ा है, तो मूल कौन से होंगे? वास्तविक और भिन्न। तो हम क्या लिख देंगे? अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक, उसके बाद द्विघाती सूत्र लगा देंगे। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या है हमारे पास? x = -b ± b² - 4ac। अब तक तो याद हो गया होगा सूत्र, अपॉन 2 है। ये द्विघाती सूत्र है हमारे पास। इसमें किस किस की वैल्यू रखनी है? a, b और c की। तो x = b की वैल्यू -3,
तो माइनस माइनस 3, ये माइनस इसमें ही है सूत्र में, प्लस माइनस रूट ऑफ, इतना बड़ा रूट की जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकली 13, तो रूट ऑफ 13 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू 1। सोल्व करोगे आप इसे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 बटे 2। ठीक, तो दो मूल क्या निकले हमारे पास, 3 प्लस माइनस रूट 13 बटे 2। एक मूल निकलेगा 3 प्लस रूट 13 बटे 2 और दूसरा निकलेगा 3 माइनस रूट 13 बटे 2। ठीक, 12 क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इसके बाद है 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन क्या है, उसे भी क्या करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है, उसके बाद मूलों की प्रकृति की जांच करनी है और लास्ट में मूल निकालने हैं। ठीक, क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, 6। क्या है, 1/x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक, इसमें भी क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा, एलसीएम x माइनस 2, x में x का भाग दोगे एक बार, सॉरी x एक बार जाएगा और x माइनस 2 ऐसे कैसे बच जाएगा। तो x माइनस 2 को 1 से गुणा करोगे तो x माइनस 2, यह चिन्ह कौन सा है, माइनस का। x माइनस 2 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार, x बार जाएगा, x को 1 से करोगे तो x, इधर 3। ठीक, वर्ग गुणन कर देंगे, एक को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगी x माइनस 2 माइनस x, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर गुणा कर दो दोनों को, x को x से करोगे तो x स्क्वायर, माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2x। ठीक, इधर हो गया x प्लस का x माइनस का कैंसिल, ये माइनस 2 बचा, 3 अंदर गुणा कर दोगे 3x स्क्वायर माइनस 6x, 2 को भी इधर ले आओ तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति की जांच। इसके लिए हमें क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे और a b c की वैल्यू निकालेंगे, a b और c की। तो a की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 2। उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, इससे क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति की जांच। तो b स्क्वायर क्या है हमारे पास, -6 का होल स्क्वायर 4 और a क्या है 3 और c की वैल्यू 2। तो कितना आया, 6 का स्क्वायर 36, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और 12 को 2 से किया तो 24, कितना बचा 12। ठीक, ये क्या निकली हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन सा आया, धनात्मक, मतलब फर्स्ट कंडीशन, दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। इसके बाद क्या लगा देंगे हल ज्ञात करने के लिए, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रख दो, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 अपॉन 2, a की वैल्यू 3। ठीक, इधर सोल्व कर लो बाकी। ठीक, तो इधर क्या आया, x इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +6 प्लस माइनस √12, ये √12 ध्यान से देखो, ये √12 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3, तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, तो 2 बाहर निकल गया और √3 अंदर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2√3। √12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√3, तो क्या लिख देंगे 2√3 बटे नीचे 2 × 3 6,
दोनों को अलग अलग कर लो। x बराबर 6/6 प्लस माइनस 2√3/6 कितना आ गया? 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 प्लस माइनस 2 से 6 3 बार, ऊपर √3, नीचे 3 को √3 और √3 में डिवाइड कर लो तो आ गया 1 प्लस माइनस, एक कैंसिल हो गया 1/√3। तो दो मूल कौन कौन से निकल गया है हमारे पास? एक निकल गया है 1 प्लस 1/√3 और दूसरा है 1 माइनस 1/√3। ठीक, ये हल हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। हमें दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो विषम धनात्मक पूर्णांक हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो किस रूप में होते हैं? 1 2 3 4 प्राकृत संख्या एक तरह से मान सकते हो आप, वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। उसके अलावा विषम धनात्मक पूर्णांक तो आप देख रहे हो, एक तो होता है सम धनात्मक पूर्णांक, एक होता है विषम धनात्मक पूर्णांक। हमने चैप्टर 2 में सम धनात्मक पूर्णांक को किससे दर्शाया था? 2q से। ठीक, और विषम धनात्मक पूर्णांक को किससे दर्शाते हैं? जब 2q सम धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक, अब हमें बोला है दो ऐसे क्रमागत, क्रमागत यानी क्रम से आने वाले, जैसे कोई विषम संख्या है हमारे पास। विषम संख्या क्या क्या होती है? 1 3 5 7 9। ठीक, ऐसे विषम संख्याएं होती। तो ये कौन से क्रमागत? 1 के बाद कौन सी आ रही है? 3। तो क्रमागत यानी क्रम के अनुसार आने वाली आगे वाली संख्या। तो अगर दो क्रमागत संख्या लें तो 1 3 ले सकते हैं हम, ठीक, या फिर 3 5 ले सकते हैं, या 5 7 ले सकते हैं, या 7 9 ले सकते हैं। ये सब क्या है? क्रमागत संख्या है। ठीक, या तो हम ये लें, ये लें, ये लें या ये लें, क्रमागत संख्याएं कहलाती है। यदि हमने 3 और 5 लिया तो ये क्रमागत संख्या नहीं है। ठीक, तो हमें कौन सी बोली है? क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो हमें पता है विषम पूर्णांक संख्या कौन सी है? 2q + 1। और क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो विषम कौन कौन सी होती है? पहले हमारे पास कोई संख्या है हमारे पास विषम, तो उसके जस्ट आगे वाली संख्या होती है सम, और उसके जस्ट आगे वाली फिर होगी विषम, फिर सम, फिर विषम। जैसे हम प्राकृत संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये प्राकृत संख्याएं लिखते हैं ऐसे। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 3 5 7 9, ये तो क्या हुआ है हमारे पास? विषम संख्याएं। और 2 4 6 8 ये संख्याएं होती है सम। ठीक, तो आप देख रहे हो जो विषम संख्या है वो कैसे आती है? एक छोड़कर फिर एक आती है। मतलब यदि विषम संख्या में सम संख्या ऐड करें हम, मतलब अगर एक में 2 ऐड कर दें तो 2 और 3, तो क्या हो गई? ये अगली विषम संख्या। 1 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 में फिर 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या में अगर 2 ऐड कर दें तो अगली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या करेंगे? हमारे पास एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है 2q + 1, तो अगली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे? 2q + 1 + 2, तो अगली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी हमें 2q + 3। ठीक, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पर? माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? 2q + 1।
माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 2q + 1। ठीक, क्रमागत लिखने ना में माना कोई दो क्रमागत लिख दो आप यहाँ पर, माना कोई दो क्रमागत, माना कोई दो क्रमागत। ठीक, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 2q + 1 व 2q + 3 है। ठीक, लिख दिया हमने ये। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, जिनके वर्गों का योग 290 हो, मतलब 2q + 1 का स्क्वायर और 2q + 3 का स्क्वायर, जब दोनों का वर्ग करके इनको जोड़ेंगे तो हमें आंसर कितना प्राप्त होगा, 290। तो इस स्थिति में हमें क्या निकालना है, विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे हम कर देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 290 है। 290 पहली संख्या क्या है हमारे पास, 2q + 1, इसका वर्ग कर देंगे, और इसके बाद है 2q + 3, इसका भी वर्ग कर देंगे। अब दोनों संख्याओं के वर्ग भी हो गया, का योग मतलब प्लस कितना है, 290। ठीक, इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करो, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये कौन से होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a² + 2ab + b²। ठीक, इससे ओपन करो तो यहाँ पर a क्या है, 2q, तो 2q का होल स्क्वायर प्लस 2q और 1 + 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ओपन करेंगे तो 2q का होल स्क्वायर, ठीक, 2q और b की वैल्यू 3 और 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। ठीक, उसके बाद इनके भी होल स्क्वायर खोल लो आप। 2q का होल स्क्वायर हो गया 4q², 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4q, 1, इधर भी 4q², इधर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 3 से किया तो 12q, 3 का स्क्वायर 9 और टोटल 290। ठीक, ये 4q² कितना हो गया, 8q² और ये 4q और 12q 16q। ठीक, उसके बाद 9 बचा 1 बचा, कितना है 10 इक्वल टू 290। अब आप देख रहे हो जो हमारे पास द्विघात समीकरण बनी है 8q² + 16q + 10 = 290। अब इनमें से भी कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, 2 कॉमन आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन लिया, 8q² में से 2 कॉमन लिया तो 4q², 16q में से लिया तो 8q और 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो 5 और इधर भी 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो कितना बचा 1 4 5 145। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, 4q² + 8q + 5 इक्वल टू 145। अब आपकी इच्छा है आप किस विधि से करो, गुणनखंड विधि से करो या पूर्ण वर्ग विधि से करो या फिर द्विघाती सूत्र से करो। सबसे पहले तो हम इसे पूर्ण रूप से क्या बना लेंगे, द्विघात समीकरण। 145 को इधर लाएंगे तो क्या होगा 145 माइनस का
तो ये हो गया 4q² प्लस 8q प्लस माइनस 140 0। फिर देख रहे हो फिर 4 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 4 कॉमन लिया तो q² बचा, 2q बचा और यहाँ बचा 4 कॉमन लेने के बाद कितनी बार गया 4 का भाग, शायद 35 बार। देख लो 4 का 14 में 3 बार, बचे कितने 2 5 35 इक्वल टू 0। फिर 4 को इधर लाओगे तो 0 से डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, तो q² 2q माइनस 35। मुझे लगता है गुणनखंड विधि से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि द्विघाती सूत्र लगाओगे 4ac आएगा, 4ac करोगे 35 इंटू 4 करोगे 140, उससे भी सही है, लेकिन आपकी इच्छा है किसी से भी करो, आंसर सेम आना है। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से करोगे आप तो क्या आएगा 35 है, x² का गुणांक 1 है, कितना आया -35। मतलब या तो दोनों संख्या एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होगी। ठीक, कंफर्म हो गया। उसके बाद मध्य पद कौन सा है, प्लस का, मतलब बड़ी संख्या प्लस की, छोटी माइनस की। ठीक, अब 35 के गुणनखंड क्या क्या बनते हैं हमारे पास, 1 इंटू 35 की एक, तो एक 5 इंटू 7 है। ठीक, बस अब हमारे पास देख रहे हो आप घटे की संख्या, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो 35 में से एक गया 36, 7 में से 5 गया 2, 2 मैच कर गया, 5 और 7 क्या हो गए गुणनखंड q²। 5 और 7 बड़ी संख्या कौन सी, प्लस की, तो 7 प्लस का होगा 5 माइनस का होगा, तो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास -5q माइनस प्लस 7q माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक, गुणनखंड बना लिया हमने। गुणनखंड बनाने के बाद यहाँ q कॉमन आ गया, q माइनस 5, 7 कॉमन आ गया, q माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, फिर दोनों कॉमन आ रहे हैं, q माइनस 5 कॉमन आ गया, इधर बचा q प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, q माइनस 5 इक्वल टू 0 और q प्लस 7 इक्वल टू 0। तो q बराबर 5 इधर गया तो प्लस का और 7 इधर गया तो माइनस का। दो वैल्यू आ गई हमारे पास q की, क्या क्या, एक तो 5 और एक 7। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे इसको, क्या क्या माने थे हमने, दो विषम धनात्मक गुणांक 2q प्लस 1 और 2q प्लस 3, इसमें मान रख देंगे। एक तो 2q प्लस 1 था और एक था 2q प्लस 3। q की वैल्यू रखो आप, सबसे पहले क्या रखोगे, q बराबर 5 रखो, q बराबर 5। ठीक, इधर भी q बराबर 5 रखोगे तो 5 2 10 और 1 11 आ गई। ठीक, और इधर रखोगे तो 5 2 10 3 13 हो गए। उसके बाद इसी में q बराबर कितने रखोगे आप, -7 और इधर भी q बराबर -7। तो इधर q बराबर -7 रखोगे आप तो कितना आएगा हमारे पास, 7 2 14 माइनस के -14 प्लस 1 माइनस के 13, और इधर क्या आएगा 7 2 14 -14 प्लस 3 तो -11। ठीक, दो आए हमारे पास, ऊपर देखो आप सेम ही लग रहे हैं लगभग, ये 11 ये 13, ये 11 ये 13, चिन्ह का अंतर है, ये माइनस के हैं वो प्लस के हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, एक शब्द दिया था धनात्मक, मतलब पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर किस में आ रहा है हमारे, q बराबर 5 रखने पर। ठीक, तो q बराबर 5 रखने पर क्या आ रहा है, एक संख्या आ रही 11 और उसकी अगली वाली संख्या 13। तो हम इसे चेक कर लेंगे एक बार, क्या दिया था हमें, दो संख्याओं के वर्गों का योग 290। हमारे पास दोनों संख्या निकली 11 और 13। ठीक, दो संख्या निकली हमारे पास 11 और 13। यह बता देता हूं, ठीक, मिटा के बता देते हैं, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। ठीक,
देखो क्या रखा हमने, फर्स्ट थी हमारे पास एक तो 2q प्लस 1 और एक थी 2q प्लस 3, दो संख्याएं थी। q बराबर -7 आ रहा है, -7 की वैल्यू वहां रखने पर क्या आ रही है, ऋणात्मक संख्या है, जबकि हमें कौन सी निकालनी है, धनात्मक। तो q बराबर क्या रखा है हमने, 5। तो q बराबर 5 रखने पर, तो 5 रखा तो 2, 5 प्लस 1 और इधर 2, 5 प्लस 3, इधर आ गया 11 और इधर 13। ठीक, अब इसका क्या कर लेंगे हम, जांच कर लो एक बार। ठीक, जांच कर सकते हैं हम, आप रफ में कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में जांच करने की बोला नहीं है, तो आप रफ में जांच कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो ये मैं रफ बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये रफ कार्य बस जांच कर रहे हैं हम। ठीक, जांच में क्या करेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ था, इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 290। तो 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर जोड़ा तो कितना आना चाहिए, 290। ठीक, 11 का स्क्वायर 121 और 13 का 169, 290। जोड़ो आप, 9 में से 9 और 1 10, 1 हासिल 6 7 और 2 9 और 1 और 1 2, ये 290 290। ठीक, इक्वल आ गया, मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे, 11 और 13। ठीक, यहाँ लिख देंगे, अतः या नहीं यहाँ लिखना आप। ठीक, ये दोनों कार्य पूरा है, यहाँ लिखना आता है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 11 व 13 होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 था अपना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी एक बार आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 वो कल करेंगे हम। दो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही, थ्योरेटिकल तो क्या मैथमेटिकल ही है, बाकी हमें समझना है। ठीक, हमें सबसे पहले क्या करना है, उसमें जो दिया है वो लिखना है, उसके बाद जैसे जैसे वो सोल्व करवाना चाहता है वैसे वैसे हम सोल्व करेंगे। द्विघात समीकरण का टॉपिक है तो सीधी सी बात है, द्विघात समीकरण के आधारित ही पूछेगा, तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कल करेंगे। ठीक, कल फिर मिलते हैं।